हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। और मेरा नाम है प्रमोद। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। तो अभी देखिए दोस्तों, अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो वर्णमाला सीरीज के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको वर्णमाला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इस आधार पर क्वेश्चन बनते हैं, वो वर्णमाला से रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो आपको पहले ही पिछली क्लास में क्लियर करवा दिया था। अब हम उसके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में कुछ 10 क्वेश्चन से कंप्लीट हो गए थे, ठीक है ना। तो आज हम 11वें नंबर के क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वही है कि निम्नांकित में से महाप्राण और घोष वर्ण कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो हमने आपको क्या बताया था कि महाप्राण व्यंजन कौन से कहलाते हैं। महाप्राण व्यंजन वो कहलाते हैं जो स्पर्शीय व्यंजन वर्ग के दूसरे और चौथे स्थान पर आते हैं, दूसरे और चौथे स्थान पर आए। और घोष वर्ण वो कहलाते हैं जो तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें बताना है महाप्राण और सॉरी दोस्तों, यहाँ पर घोष नहीं है, यहाँ पर है कौन सा, अघोष। अघोष क्या होते हैं, जो पहले और दूसरे स्थान पर आए वो अघोष होते हैं। और तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान पर आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, घोष कहलाते हैं। तो इस आधार पर जो हमारा महावर्ण हो जाएगा वो महाप्राण भी होगा और अघोष वर्ण यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर घोष नहीं है, सॉरी, यहाँ पर अघोष है। तो हमारा जो यहाँ पर महाप्राण और घोष वर्ण होगा वो कौन सा होगा, वह जो वर्ण है वो हमारा क्या हो जाएगा, महाप्राण और अघोष वर्ण हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के 12वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये दिया गया है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु से सहयोग से होता है। तो हमें ये बताना है कि कंठ एवं तालु के से उच्चरित होने वाला वर्ण कौन सा है। ऑप्शन पढ़ेंगे माँ, ख, या और चा। तो चा जो आता है वो आता है तालु से। जो हमारा वर्ण है वो तालव्य व्यंजन कहलाता है। और यहाँ पर खा हमारा कंठ वर्ण होगा और माँ हमारा ओष्ठ वर्ण हो जाएगा। तो बचा हमारा ए जो वर्ण होगा वो कौन सा वर्ण हो जाता है, कंठ तालव्य व्यंजन हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। सॉरी, कंठ तालव्य स्वर होता है ए वर्ण, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है। तो फा वर्ण जो होता है सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। इसको हम ओष्ठीय वर्ण भी बोलते हैं। घा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, इसको कंठ वर्ण भी बोलते हैं। और ए का हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ एवं तालु से होता है। उच्चरित ध्वनियाँ जो हैं वो कंठ एवं तालु से है और इसे कंठ तालव्य व्यंजन भी बोला जाता है। अब बच गया फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन में दिया गया है ओ, जिसका जो ध्वनि उच्चरित होती है वो कंठ और ओष्ठ दोनों से होती है। तो इस हिसाब से कंठ ओष्ठ जो व्यंजन होगा वो हमारा ओ हो जाएगा। ओ और औ जो होता है वो हमारा क्या होता है, कंठ ओष्ठ कंठ ओष्ठ स्वर होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु, नासिक, मूर्धा या फिर कंठ। तो यहाँ पर हमने जब आपको चार्ट में पढ़ाया था तो उस टाइम पे हमने विसर्ग के बारे में बता दिया था कि जो विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है वो कंठ से होता है, लेकिन अनुस्वार का नहीं बताया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के द्वारा हम यहाँ पर आपको बताते हैं, जो हमारा अनुस्वार बिंदी होती है उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिक क्या कहलाता है। नासिक से इसका क्या होता है, उच्चारण होने वाली ध्वनि कौन सी होती है, अनुस्वार ध्वनियाँ जो होती हैं वो नासिक से उच्चरित होती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले 15वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये दिया गया है हमारे लिए कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। जिस स्वर के उच्चारण में केवल और केवल एक मात्रा, उसे हम किस स्वर के रूप में जानते हैं, तो वो कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। और जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगती हैं वो कहलाती हैं दीर्घ स्वर। आगे इसका क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर इसको करेंगे कि जिस स्वर के उच्चारण स्थान में दो मात्रा लगती हैं उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। और जिस स्वर के उच्चारण में केवल और केवल एक मात्रा का यूज किया जाता है वो होते हैं हमारे कौन से स्वर,
ह्रस्व स्वर होते हैं। प्लुप स्वर वो होते हैं जो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय जिसमें लगता है या फिर दीर्घ स्वर से ज़्यादा मात्राएं जिसमें उपयोग में लाई जाती हैं, वो प्लुप स्वर होते हैं। ठीक है, ये संस्कृत में यूज किए जाते हैं। आगे बढ़े अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसी के साथ साथ देखिए दोस्तों, हम आप लोगों के लिए पीडीएफ भी तैयार करवा रहे हैं। पीडीएफ कुछ समय बाद आप लोगों को मिलने स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट ग्रुप से जुड़ना चाहता है हमारे पर्सनल ग्रुप से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आप लोगों के लिए नंबर दे देंगे, और जो भी उस पर ऐड होना चाहता है तो वह उस नंबर पर कांटेक्ट करके ऐड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपना अगला नंबर का जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वही है, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी को क्या कहते हैं। व्यक्ति द्वारा जो सार्थक उच्चरित वाणी होती है उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं पहले तो, भाषा, सेकंड ऑप्शन में दिया गया अक्षर, थर्ड ऑप्शन में दिया गया मुहावरा, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है वाक्य। तो क्या था हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन था व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी को क्या कहते हैं। सार्थक उच्चरित जो वाणी होती है वो कहलाती है भाषा। क्या कहलाती है, भाषा। आगे बढ़ेंगे अगले 18वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए कि किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चरित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं। किसी एक ध्वनि या फिर ध्वनि समूह की उच्चरित न्यूनतम इकाई क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है हमारी क्या, भाषा। उसको भी हम क्या कहते हैं, भाषा ही कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकल जाए उनको हम क्या कहेंगे, भाषा, अक्षर, स्वर या फिर व्यंजन। तो उनको बोलेंगे हम क्या, स्वर। क्या बोला जाता है, उनको स्वर बोला जाता है। और स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं फिर से आपको बोलता हूँ, सभी स्वर कैसे होते हैं, सघोष होते हैं, और इनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है ना, इनके लिए क्या होती है, अन्य किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वर कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे और एक यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि जिसका उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकले वो भी क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। कई प्रकार से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को बस क्वेश्चनों को समझना है कि किस आधार पर क्वेश्चन आ सकते हैं और किस आधार पर वर्णमाला से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे तो हमको किस आधार पर करना है। बस हमें वर्ण सीखना है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कौन महाप्राण है, कौन अल्पप्राण है, कौन सा वर्ण सघोष होता है, कौन सा अघोष होता है। ठीक है ना, बस इतनी चीज़ें जरूरी होती हैं हमारी क्या, वर्णमाला सीरीज में सीखने के लिए। बस इन्हीं आधार पर क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। अब हम 20वें नंबर का क्वेश्चन अगला जो है वो करने वाले हैं। वो क्वेश्चन है कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं। तो मैंने आपको हर बार बताया है कि जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है वो कहलाते हैं व्यंजन। तो डी ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, तो व्यंजन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत, ओठ आपस में थोड़ा हल्का सा स्पर्श करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे। इसमें हमारे क्या हो रहे हैं, सभी वर्ण आपस में हल्का सा स्पर्श कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि जिनका उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण में जीभ, तालु, दांत, ओठ आपस में हल्का स्पर्श करेंगे उसे हम क्या कहेंगे। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की। किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह क्या कहलाता है। तो मैंने आपको बताया वो कहलाता है बालाघात। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है, जिसमें हकार की ध्वनि नहीं निकलती है, उसे क्या कहते हैं, अल्पप्राण, अक्षर, स्वर या फिर बालाघात। तो जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा सा श्रम लगाने की आवश्यकता होती है, जिसमें हकार की ध्वनि नहीं निकलती है, वो कहलाते हैं अल्पप्राण। आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण
हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण, अक्षर, स्वर या फिर बालाकार, तो उसको बोलते हैं हम अल्पप्राण। क्या बोलते हैं, पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को हम क्या बोलते हैं, प्रत्येक व्यंजन को अल्पप्राण कहा जाता है। अगला जो आज का अंतिम और अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्या दिया गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिसमें अधिक हकार की ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं, अल्पप्राण, अक्षर, महाप्राण या फिर बालाकार। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है और हकार की ध्वनि निकलती है उसे हम बोलते हैं महाप्राण। ठीक है ना दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर करेंगे समाप्त। मिलेंगे कल हम अपने इसी समय इसी टाइम शाम 6 बजे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।